परीक्षा दृष्टि में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके बीच हम उपस्थित हैं फिजिक्स फोकस में आज गॉस प्रमेय को लेकर। गॉस प्रमेय को जानने से पहले मुझे छोटे छोटे कुछ टर्म्स हैं जिसे समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम समझते हैं रेडियन को। रेडियन समतल कोण का SI मात्रक है। अब सवाल उठता है रेडियन कहते किसको? रेडियन में अगर एन को हटा दे रेडी लगा हुआ है। यह रेडी क्या इशारा करता है? एक वृत्त में ये चाप हो AB, तो जितना बड़ा जितनी त्रिज्या है उसी लंबाई के चाप की माप को, त्रिज्या के समान लंबाई के चाप की माप को AB त्रिज्या के समान लंबाई का यानी लेंथ ऑफ AB बराबर यदि है R, तो चाप की माप यानी मेजरमेंट AB बराबर कोण AOB बराबर 1 रेडियन। अर्थात रेडियन जो है वह त्रिज्या 1 रेडियन बराबर होता है त्रिज्या के समान लंबाई के चाप की माप। ये इसमें हम लोग समतल कोण को का यह मात्रक है, इसको व्यक्त करते हैं इसमें। रेडियन के बाद हमारा एस्टेरेडियन। एस्टेरेडियन ठोस कोण को एस्टेरेडियन में व्यक्त करते हैं। अब सवाल उठता है ठोस कोण किसको कहते हैं? एक अगर सपोज करें कि यह एक कोई आकृति है, तो इसके पूरे परिसीमा द्वारा ये जो दिखाई दे रहा है पूरा बाउंड्री, इसके द्वारा एक बिंदु यहाँ हम ले लें और सबको इससे मिला है तो एक शंकुनुमा आकृति बनती है। और इस शंकु के यहाँ पर यानी शीर्ष पर जो कोण बनता है उस कोण को हम कहते हैं ठोस कोण। या अब सवाल होता है इसको ठोस कोण कहते हैं, एस्टेरेडियन किसको कहेंगे? तो गोला का एक पार्ट्स, ये गोला है, गोला का एक खंड हम ये काटते हैं, उतना खंड काट लेते हैं जिसका क्षेत्रफल R² गोला की त्रिज्या के वर्ग के बराबर। सपोज करिए ये हमारे पास अगर गोला है तो इसके इस खंड को उतना खंड जिससे कि हमारा उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल का। अब त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल के पृष्ठ द्वारा इसके केंद्र पर यहां जो कोण बनाया जाएगा ठोस कोण, इस कोण को कहेंगे हम एक एस्टेरेडियन। यानी ये है हमारा एस्टेरेडियन। एक एस्टेरेडियन कहने का सेंस होता है त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठ द्वारा गोला के पृष्ठ द्वारा गोला के केंद्र पर बनाया गया कोण एक एस्टेरेडियन कहलाता है। इसे प्रायः ओमेगा से सूचित करते हैं। ओमेगा के लिए अगर छोटा सा एक पार्ट्स देखें, डी ओमेगा का एक फार्मूला ध्यान में हमें रखना है, DA cos थीटा बाई R²। अब DA cos थीटा बाई R² को अगर हम चाहें तो यह भी लिख सकते हैं DA वेक्टर डॉट n कैप, जहां n कैप है DA की दिशा में इकाई सदिश R²। अब चूंकि यह डॉट प्रोडक्ट है इसलिए ध्यान में रखना एस्टेरेडियन यानी कि ठोस कोण जो है वह एक अदिश राशि डी ओमेगा बराबर DA वेक्टर डॉट n वेक्टर R², डी ओमेगा बराबर DA cos थीटा R²। ओमेगा बराबर होता है हमारा 4π। अब हम इसको इंटीग्रेट करके अगर देखेंगे तो इसका सिंपल सा आएगा, कैलकुलेशन करने पर ओमेगा बराबर 4π। और इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओमेगा का मान ठोस कोण में ओमेगा 4π के बराबर होता है। डी ओमेगा बराबर DA cos थीटा R² होता है। डी ओमेगा को वेक्टर फॉर्म में अगर हमको लिखना होगा तो DA वेक्टर डॉट n कैप होता है। और चूंकि यह डॉट प्रोडक्ट है इसलिए यह अदिश राशि। अब है हमारा विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? तो विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र के किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वह विद्युत बल रेखा है जो जितना मतलब उससे होकर के गुजरने वाली विद्युत बल रेखा है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स विद्युत बल रेखाओं से निर्मित होता है। जितना किसी विद्युत क्षेत्र के किसी क्षेत्र का विद्युत फ्लक्स अधिक है, इसका अर्थ है कि उस क्षेत्र से विद्युत बल रेखाएं अधिक संख्या में गुजर रही है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए कि विद्युत फ्लक्स विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा की गणना करता है। यानी किसी
विद्युत क्षेत्र के काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। प्रायः इसे फाई ई से सूचित करते हैं। यह भी एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। फार्मूला देखते हैं इसका। एक छोटे से पृष्ठ डी फाई ई से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ई डी ए कॉस थीटा है, जहां ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, डी ए अल्पांश क्षेत्रफल है और ई और डी ए के बीच का कोण है थीटा। तो ई डी ए कॉस थीटा डी फाई ई बराबर है। फिर अगर हम इसको चाहें ई डी ए कॉस थीटा को तो लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अगर किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना हो तो अब आप इसको इंटीग्रेट करें, डी फाई ई इंटीग्रेट कीजिए, ई डी ए डी फाई ई का इंटीग्रेशन अब करेंगे तो फाई ई हो गया। और यहां ध्यान में रखना है ई यदि समरूप विद्युत क्षेत्र हो, ध्यान में रखना है अगर समरूप विद्युत क्षेत्र होगा तो ई कांस्टेंट हो जाएगा, ई नियत हो जाएगा, और जब वो नियत आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा। उस स्थिति में ई डी ए कॉस थीटा भी नियत हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। डी ए का इंटीग्रेशन ए तो ई कॉस थीटा ए। इस प्रकार से फाई ई बराबर हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। अब यहां से देखेंगे फाई ई विद्युत फ्लक्स है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए क्षेत्रफल है और कॉस थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। अब यदि मुझे फाई ई का ज्ञात करना हो एसआई मात्रक, तो फाई ई का एसआई मात्रक के लिए ई का मात्रक, ए का मात्रक, कॉस थीटा का मात्रक। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रति एकांक आवेश पर जो विद्युत बल लगता है अर्थात न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलम, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसका फाई का मात्रक इससे निकालेंगे तो हमारा हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर जो होता है वह जूल के बराबर होता है। कार्य की परिभाषा बल गुने विस्थापन, बल विस्थापन जूल के बराबर होता है। तो इसमें से अगर हम एक निकाल लें एन एम गुने एम कर दें तो एक मात्रक इसका हो जाएगा जूल मीटर प्रति कूलम। तो इस तरीके से फाई ई का मात्रक विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या जूल मीटर प्रति कूलम होता है। जब इसी तरीके से हम इसका बीमा लिखेंगे तो बीमा भी देखिए कि ई अभी जिक्र किया बल, विद्युत बल के लिए एम एल टी इनवर्स 2 और आवेश के लिए ए टी, एरिया का एल स्क्वायर और ये डायमेंशनलेस, इसका कोई भी मान नहीं, ये डायमेंशनलेस है। तो अब हो जाए इसका हो गया एक एल का पावर 1 एल का पावर 2 m1 l3 t, एक नीचे से ऊपर जाएगा t माइनस 3 a माइनस। तो इस प्रकार से विद्युत फ्लक्स की विमा है m1 l3 t इनवर्स 3 a इनवर्स। तो विद्युत फ्लक्स का ध्यान में रखना है। विद्युत फ्लक्स हमसे पूछा जाए क्या कौन सी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स है क्या, तो विद्युत क्षेत्र काल्पनिक पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र के काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या है। यानी इससे यह पता चलता है कि विद्युत बल रेखा किसी छोटे से क्षेत्र से कितनी संख्या में गुजर रहा है। इसका फार्मूला हमें ध्यान में रखना है, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। उसके बाद यह अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या जूल मीटर प्रति कूलम हो सकता है। बीमा अगर हम करेंगे तो m1 l3 t इनवर्स 3 a इनवर्स होता है। ये था हमारा विद्युत फ्लक्स। अब है हमारा इसके ऊपर आधारित गॉस प्रमेय। गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस के नाम पर इसका नाम गॉस प्रमेय है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस साहब ने किसी बंद परिपथ में, एक बंद परिपथ कोई हो, इसमें स्थित अगर आवेश है तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, यानी किसी बंद परिपथ में, किसी बंद पृष्ठ में स्थित आवेश के कारण उससे आवेश और उससे गुजरने वाले
विद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स के बीच में संबंध स्थापित करते हुए उन्होंने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात इसमें यदि Q आवेश है तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हाई E Q गुने 1/ε0। यही गणितीय रूप है गॉस प्रमेय का। हाई E बराबर Q/ε0, जहां ε0 शून्य की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है। अगर कहीं परिपथ में बहुत सारा आवेश है, अगर पृष्ठ के अंदर बंद पृष्ठ है, उसमें ढेर सारे आवेश हैं, तो आपको आवेश को जोड़ देना। आवेश का जो ऐसे भी अदिश राशि होने के कारण आवेश का जो योग होता है वो बीजगणित के योग का पालन करता है। कुल आवेश को जोड़िए, नहीं सिग्मा क्यों निकालिए और उसका 1/ε0 गुना होता है। आवेश यदि पृष्ठ के बाहर स्थित है, ध्यान में रखना है, अगर आवेश कहीं इस पृष्ठ में न हो करके अगर आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित है, यहां स्थित है, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य हो जाए। आवेश बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है हमको कि गॉस प्रमेय उन पृष्ठों के लिए सत्य होता है जो बंद होते हैं, और बंद पृष्ठ, सभी प्रकार के बंद पृष्ठ के लिए गॉस प्रमेय सत्य है। पृष्ठ की आकृति और आकार से स्वतंत्र है, यानी गॉस प्रमेय के लिए पृष्ठ बड़ा है कि छोटा है, उसकी आकृति कैसी है, गोलीय है, बेलनाकार है, समतल है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस यह देखना होता है कि आवेश बंद पृष्ठ के अंदर है, पृष्ठ पर है या बाहर है। अगर बाहर स्थित है तो उससे विद्युत फ्लक्स जो गुजरने वाला होता है वह शून्य हो जाता है। विद्युत फ्लक्स के संदर्भ में थोड़ा सा एक परिपाटी ये है कि अगर पृष्ठ से अंदर विद्युत बल, पृष्ठ के अंदर विद्युत बल रेखा प्रवेश कर रही है, यानी पृष्ठ के अंदर, ध्यान में रखना है कि पृष्ठ के अंदर यदि विद्युत बल रेखा प्रवेश कर रही है तो विद्युत फ्लक्स के परिपाटी के अनुसार माइनस चिन्ह लेना है। और अगर वह विद्युत पृष्ठ से निकल रही है बाहर की ओर, विद्युत बल रेखा पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही है, ध्यान में रखिए इसके अंदर प्रवेश कर रही है, माइनस चिन्ह लेना है। जब बाहर गुजरता है तो उसका चिन्ह प्लस लेना है। ये था हमारा गॉस प्रमेय। और अब हम देखते हैं गॉस प्रमेय के एप्लीकेशन। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग की जब चर्चा होगी तो सबसे अधिक अनुप्रयोग उसका किया जाता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सबसे पहला देख लें, एक आविष्ट चालक अगर हम ले, अगर एक चालक है हमारा, ये अनंत लंबाई के आविष्ट चालक से r दूरी पर या कुछ डिस्टेंस पर, दिए गए डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। ये छड़ है, इस छड़ से डिस्टेंस r पर, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है r है, और इस डिस्टेंस के कारण हमको बिंदु P जो है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करते हैं, बेलनाकार पृष्ठ की, कि बिंदु P बेलन के पृष्ठ पर आ जाए, और उसके बाद विशेष रूप से जब इसका डेरिवेशन चुकी है, जैसा कि हमने जिक्र किया है कि केवल इसमें फोकस पॉइंट बताया जा रहा है, तो उसके बाद यदि आप गॉस प्रमेय का उपयोग करके इस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो होता 1/2 पाई एप्सिलॉन गुने लैम्डा बाई आर, और ये आर कैप बता रहा है डीए वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं रेडियस के भी दिशा में यूनिट वेक्टर है। लेकिन डीए वेक्टर की दिशा में, चूंकि अल्पांश क्षेत्र के लिए डीए सदिश राशि है परंतु आर सदिश नहीं है, इसलिए डीए वेक्टर की दिशा में आर कैप एक यूनिट वेक्टर। लैम्डा इस अनंत लंबाई के छड़ का रेखीय आवेश घनत्व है। एप्सिलॉन नॉट को हम समझ ही रहे हैं, तो किस प्रकार से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक बार फिर से देख लें, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर कैप। अनंत विस्तार के समतल चादर, अगर आप इसको मॉडुलस निकालेंगे तो इसका E 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा लैम्डा बाई आर। अब दूसरा है हमारा अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण, समतल चादर है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो होता है ई वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। जब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो सीधा हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अर्थात कि इसमें आप क्या देख रहे हैं कि समतल चादर के कारण बिंदु पर बाहर में कितनी दूरी पर बिंदु है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उससे स्वतंत्र है, कोई चर्चा नहीं है आर की। इसका अर्थ स्पष्ट है कि अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करता है पृष्ठीय आवेश घनत्व पर निर्भर करता है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व का पर निर्भर करता है, इसका अर्थ ये है कि उस पृष्ठ पर कितना आवेश है, कितना धन आवेश है, घना घना है या दूर दूर है, इस पर निर्भर करता है। अब है हमारा समान पृष्ठ घनत्व की एक धन और एक ऋण। यदि एक हम दो प्लेट इसको माने और इस एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है, इसके कारण अगर अब बात किया जाए कि इसमें इसके अंदर में बाहर में स्थित अगर दो बिंदु होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, पहले अंदर में देख लें। ध्यान में रखना हमको, धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा धन आवेश से बाहर की ओर, धन आवेशित प्लेट के बाहर की ओर जाने वाला होगा, और ऋण आवेश की प्लेट की जो के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा प्लेट की ओर आती है। तो इस बिंदु पर अगर हम गौर करेंगे तो यहां से देखें, ये E2 को हम मानते हैं ऋण आवेशित प्लेट की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और E1 को मानते हैं धन आवेशित प्लेट की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 बिंदु P1 पर विचार करें, धनावेश के कारण उस दिशा में जा रही है, ऋण आवेश के कारण भी उसी दिशा में जा रही है, दोनों की दिशा एक ही हो गई है, इसलिए E जो होगा इक्विवेलेंट E1 प्लस E2। और अभी हमने कहा कि इसका जो होता है एक प्लेट का वो है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट में सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट जोड़ दें, 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, अर्थात एक धनावेशित प्लेट एक ऋणावेशित प्लेट होगा, उसके अंदर की जब बात की जाएगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब उस बिंदु पर आ जाएगा हमारा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन थोड़ा सा विचार इसी जगह करना है, अगर ये भी पॉजिटिव रहता ये भी पॉजिटिव रहता तो उस स्थिति में क्या होता, इसके कारण इधर इसके कारण इधर और तब वो P1 होता तो फिर बात आ जाती। तब ध्यान में रखिए, अगर दोनों समान आवेश वाली आवेशित प्लेट होती तो अंदर में जीरो होता, तो अंदर में जीरो हो जाता, और जो बाहर में है वो हो जाता अंदर वाला जो है वो हो जाता बाहर वाला। अब बाहर में आइए, यहाँ पे बाहर में इस प्लेट के कारण E2 तो इधर आएगा, निगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट के कारण E1 उधर जाएगा। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखेंगे उसकी इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्विवेलेंट देखेंगे तो E1 प्लस E2, लेकिन डायरेक्शन देखिए तो E1 घटे E2, इसलिए सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट घटे सिग्मा 2 एप्सिलॉन, यानी कुल मिलाकर के 0। अर्थात ध्यान में रखना है, अनंत विस्तार का दो समतल चादर अगर लेते हैं और दोनों विपरीत आवेश का है तो उसके अंदर में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होते हैं, और वही बाहर में परंतु जो ही दोनों प्लेट समान आवेशित होंगे मामला बदल जाएगा, बाहर वाला अंदर, अंदर वाला बाहर चला जाएगा। अब आते हैं अविष्ट खोखला गोलाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु की स्थिति क्या क्या हो सकती है, गोला के पृष्ठ के बाहर हो, गोला पर हो और गोला के अंदर हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाहर पर। R त्रिज्या का एक गोला है और उससे स्मॉल r दूरी के बिंदु P1 पर यानी E एक्सटर्नल निकालना है, तो E एक्सटर्नल सिग्मा एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर बाई R स्क्वायर। R कैपिटल R गोला की त्रिज्या है, स्मॉल r सेंटर से R दूरी पर स्थित बाहर स्थित बिंदु का ध्यान में रखना है। यहाँ पर स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी ज्यादा है R है, तो ये आ गया। अब थोड़ा सा देखिए, जब पृष्ठ पर बात किया जाएगा तो पृष्ठ पर कैपिटल R और स्मॉल r बराबर हो जाएंगे गोला के पृष्ठ पर, यानी E पृष्ठ। तो बस क्या करना है आपको, E पृष्ठ में सिग्मा एप्सिलॉन नॉट और R बराबर हो गए, कट जाएगा यार, तो होगा क्या सिग्मा एप्सिलॉन नॉट होगा।
अंदर में देखिए, अंदर में गोला के पृष्ठ पर अगर आप गोला के अंदर जब आप कोई आवेश देते हैं, सारा आवेश उसके पृष्ठ पर केंद्रित हो जाता है, अंदर में कोई आवेश नहीं होता है। ऐसे यानी खोखला गोलाकार चालक का संपूर्ण आवेश गोला के पृष्ठ पर होता है, अंदर में कोई आवेश होता ही नहीं है। इसलिए वहां पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह वहां अंदर में शून्य हो जाएगी। कोई विद्युत क्षेत्र ही नहीं रहता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य हो जाती है। ये था हमारा गॉस प्रमेय से जुड़ा हुआ एप्लीकेशन। एक चर्चा जो पीछे की है एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक, यद्यपि हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन एक और मात्रक हमें ध्यान में रखना है, फैराड पर मीटर भी इसका एसआई मात्रक होता है। इसी तरह से हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे विविध टॉपिक से, जो आपकी मदद परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न और छोटे प्रश्न जो लघुत्तरीय हैं इसके उत्तर देने में मददगार हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।